हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी के हिस्ट्री के क्लास में। देखिए, एनसीईआरटी बुक हम पढ़ेंगे, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ना कि एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ना चाहें और ख़ासकर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहें, मॉडर्न हिस्ट्री जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास 8 का मॉडर्न हिस्ट्री अपने को पढ़ना पड़ेगा। और ये क्लास 8 का मॉडर्न हिस्ट्री है जिसकी विषय सूची इस प्रकार है। 10 चैप्टर इसमें दिया गया है, जिसमें कि पहला चैप्टर है कब, कैसे, कब और कहाँ। देखिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ तारीखों के बारे में या कुछ उस काल के बारे में, इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन के बारे में एक संक्षेपण है कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, और उसके लिए ये एक भूमिका बनाता है। ठीक है, मेन जो अपना स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, चैप्टर 2 से। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहला लेसन जो है कैसे, कब और कहाँ, इसमें क्या दिया हुआ है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। लेसन 1, कब, कैसे, कब और कहाँ। देखिए, हेडलाइन है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। तारीखों का पर्याय का मतलब हुआ समानार्थी। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखिए, इनमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। देखिए, शुरू में जो है इतिहास सिर्फ जो है राजा महाराजाओं के ताजपोशी, उनके बीच के हुए युद्ध, है ना, इत्यादि के बारे में ही सीमित था। लेकिन बाद में इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित ना रखकर, बल्कि आम जनजीवन तक इसे लाया गया। लोगों की क्या जीवन पद्धति थी, उनके क्या जीविका थे, उनके क्या तौर तरीके थे, उनके क्या संस्कृति थे, ये सब पर बाद में फोकस किया गया। ठीक है, तो यही दिया गया है इस पॉइंट में कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण थी। देखिए, यहाँ पर काम का चीज़ हमारे लिए ये है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट करते। अच्छा, ये तस्वीर के बारे में बताया गया है कि इसको शास्त्र भेंट करते हुए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि पहले नक्शे का आवरण है। ये एक नक्शा बनाने का काम दिया गया था 1782 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। किसको? रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा गया था। कब? 1782 में। और किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और उन्होंने ही जो है हिंदुस्तान का जो नक्शा बनाया, उसका जो है सो चित्र, उसका फ्रंट पेज जो है सो इस तरह का बनाया था, वही दिखाया गया यहाँ पे। और चित्र में क्या दिखाया गया कि देखिए, भारत के जो मतलब कि लोग हैं, भारत के जो पंडित हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना शास्त्र जो है सो ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति को अच्छा करने के लिए। ठीक है, ये बात कही गई है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये बन जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो रेनेल को सौंपा था। कब? 1782 में। ठीक है, या पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान का नक्शा सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो रेनेल ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ये विज्ञापन दिया गया है, उस समय की एक विज्ञापन है, जिसमें कि मतलब कि वो लिप्टन चाय का जो है सो विज्ञापन है। और इसमें बताया गया है कि आगे पीछे जो है सो मतलब कि भारतीय महल को दिखाया गया है, और आगे जो है ये महारानी विक्टोरिया जो है,
ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़ा पर बैठा हुआ है। ये राजकुमार आर्थर घोड़ा पर बैठा हुआ है। इंपॉर्टेंट यह है कि राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई है। क्या? ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसको? राजकुमार आर्थर को। और राजकुमार आर्थर कौन है? महारानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र है। अब देखिए तारीखों के बारे में दिया गया है, तो एक चीज हमें पढ़ना है कि एक यूरोपवासी थे जिसका नाम था जेम्स मिल। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये जेम्स मिल जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है समर्थन करने वाले लोगों में जो है अव्वल थे। तो जेम्स मिल 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पुस्तक का नाम है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किसकी कृति है? तो ये है जेम्स मिल की। किसकी? जेम्स मिल की। जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन गया एक। देखिए इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। और आजकल जो चलन बढ़ गया है कि एनसीईआरटी से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस किताब में जो है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब में जेम्स मिल ने जो कालखंड है इतिहास का 3 कालखंडों में बांटा, और उन्होंने किस तरह से रखा? एक हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल, यानी कि 3 कालखंडों में जो है उन्होंने इतिहास को, भारतीय इतिहास को बांटा। और सीधी सी बात है, इससे जाहिर होता है जब ये हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के बांटते हैं, जिसको हम लोग प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल के रूप में जानते हैं। तो प्राचीन काल को इसने हिंदू काल के रूप में बताया कि उस समय हिंदू शासक जो है शासन किया करते थे, और शासक के आधार पर ही चूंकि हिंदू शासक शासन किया करते थे तो इसको हिंदू काल कह दिया। फिर मध्यकालीन भारत में अगर हम लोग देख ले तो मुस्लिम शासकों का दबदबा रहा, तो इसने मुस्लिम काल उसको कह दिया। और सबसे बाद में ब्रिटिशों ने यहाँ पर आकर अपना कब्जा जमाया तो इसे ब्रिटिश काल कह दिया। लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों, ऐसे तो उस समय तो लोग इसको मान भी लिए, लेकिन ये सही नहीं है। आप देखिए कि ये हिंदू काल को इसने कह दिया, प्राचीन काल को हिंदू काल कह दिया। ठीक है, प्राचीन काल को हिंदू काल आपने धर्म के नाम पर नाम दे दिया, लेकिन प्राचीन जो राजा थे, क्या उन सब राजा का एक ही धर्म था? हिंदू धर्म था? नहीं। आप देखेंगे कि कितने राजा जैन को मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मान रहा है? जैन को मान रहा है। आप देखेंगे कि बौद्ध को मानने वाले कितने बड़े बड़े शासक हुए हैं। आप अशोक की बात कर लें तो कोई एक धर्म का उस समय भी बोलबाला नहीं था, लेकिन इसने इस तरह से बांट दिया है। तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में किसने बांटा है? तो जेम्स मिल ने बांटा। और उसने अपनी किस पुस्तक में? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में जो है अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ठीक है, ये अच्छा एक बात और, इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। अपनी समस्या क्या है कि इतिहास, अब देखिए ये समस्या फंसेगा आधुनिक काल में। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही यह समझ भी आई कि नहीं, इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में ना बांटकर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा जाए। इसकी भी अपनी समस्या क्या थी? तो पश्चिम में आधुनिक काल को किसको? आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अच्छा, पश्चिम में जैसे यूरोपीय देश में
आधुनिक काल का क्या मतलब बताया? आधुनिक काल से तात्पर्य लगाया गया कि यह वह काल है जब विज्ञान पर जोर दिया गया। किस पर? विज्ञान पर। तर्क पे जोर दिया गया, लोकतंत्र पे जोर दिया गया, है ना। और लोकतंत्र के अलावा जो है मुक्ति और समानता जैसी विचारों पर जोर दिया गया। ठीक है, जो आधुनिक समाज की ये विशेषताएं थी। लेकिन आप बताइए, भारत में ब्रिटिश काल को आधुनिक काल कैसे कहा जा सकता है? क्या इस समय भारत में विज्ञान पे जोर दिया गया था, तर्क पे जोर दिया गया था, अच्छा लोकतंत्र पे जोर दिया गया था? मुक्ति, समानता, इन सब चीज़ों का अभाव था दोस्तों, है ना। इन सब चीज़ों का अभाव था, है ना। ब्रिटिश काल में लोकतंत्र कहाँ था? लोग बोल सकते थे, लोग सत्ता में भागीदारी ले सकते थे। कितनी इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, मुक्ति के लिए, समानता के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए कितने लड़ना पड़ा इसके लिए, है ना। तो ये भी जो है सो धारणा जो है सो गलत हो गया कि आधुनिक काल के रूप में हम नहीं देख सकते इसको। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फिर आधुनिक काल नहीं था तो ये क्या था, इसको क्या बोलिएगा? तो बोला कि औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल था। अब ये औपनिवेशिक काल क्या होता है, यही नेक्स्ट पॉइंट बनाया है कि औपनिवेशिक क्या होता है। देखिए, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। देखिए, औपनिवेशिक काल इस काल को कहते हैं जब कोई दूसरा शासक किसी क्षेत्र को या किसी स्थान को जीत लेता है और अपना शासन क्या करता है, स्थापित कर लेता है। और क्या करता है, आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी औपनिवेशिक एक ऐसी स्थिति है जब कोई शासक किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपने सारे खर्चों के निपटान के लिए राजस्व वसूल किया, यानी राजस्व वसूल करता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदता है, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराता है, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, ये सब तो हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, यही सब कारण है औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेश की क्या धारणा है। तो यही धारणा है कि जब कोई शक्ति या जब कोई सत्ता किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार कर लेता है और उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है, राजस्व की वसूल करता है अपने फायदों के लिए, अपने खर्चों के लिए, है ना। और अपनी जरूरत के चीज़ों का जो है क्या करता है, सस्ती कीमतों में आयात करता, खरीदता है ना। और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों, यानी कि जो चीज़ अपने देश को या अपने क्षेत्र को बेचना है उसकी क्या करे, खेती करे। ये नील की खेती जो करवाई जाती थी जबरदस्ती, है ना। तो ये सब क्या लक्षण है, औपनिवेशिक का लक्षण है, औपनिवेशिक काल के लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, एक शब्द है खुशनवीस। खुशनवीस, ये तो खुशनवीसी है। खुशनवीस या सुलेख नवीस। अब सुलेख नवीस का मतलब हम लोग जानते हैं, सुलेख और खुशनवीस दोनों सेम वर्ड है, ये उर्दू है और ये हिंदी है। तो सुलेख नवीस या खुशनवीस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुंदर लिखने वाला, सुंदर लिखने वाला, है ना, सुंदर राइटिंग में लिखने वाला। ठीक है, तो इनसे क्या करता था अंग्रेज जो है सो अपनी जो है सो मतलब कि अभिलेख तैयार करवाते थे। क्या करवाते थे, अभिलेख तैयार करवाते थे। ठीक है, जो कि हम लोग उससे जो है सो उस काल की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया, 1920 के दशक में बनाया गया। और कहाँ बनाया गया, नई दिल्ली में। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, देखिए दोनों, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए। इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। चलिए आगे देखते हैं। आगे और ऐसी कोई बात है नहीं, है ना। और अच्छा, इसमें यह बताया गया है
कि जो रिकॉर्ड रखे गए, जो रिकॉर्ड बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर जो रिकॉर्ड बनाए गए उनके शासन के संबंध में, नीतियों के संबंध में, उनसे हमें उनके बारे में या उनकी सोच के बारे में पता चलता है। लेकिन उस समय शासन से हटकर देखिए कि आम जनता कैसे कैसे रहती थी, उनके जीवन में क्या समस्याएं थे, उनके जीवन के क्या संघर्ष थे, इनका पता हम लोग उस रिकॉर्ड से नहीं कर सकते। तो इसके लिए अलग साधन है। तो इन लोगों से इस लिहाज से लोगों की डायरियां, अब इनकी भारत के जो वर्तमान जो तत्कालीन परिस्थिति थी, लोग के साथ जो संघर्ष थे, लोग की जो जीवन थी, उनके बारे में जानकारियां कैसे प्राप्त होंगी? तो लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जैसे जैसे छपाई तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा। तो इन सारी चीज़ें से जो है सो हम ये समझ सकते हैं कि तत्कालीन भारत में, यानी कि अंग्रेजों का जब शासन था उस समय भारत में लोगों के साथ जो है सो दैनिक जीवन में क्या समस्याएं थी, या लोग किस तरह से अपना जीवन मतलब कि व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। 2-3 पॉइंट्स की बातें थी, है ना, जैसे कि राष्ट्रीय संग्रहालय या अभिलेखागार कहाँ स्थापित किया गया, तो दिल्ली में कब, 1920 के दशक में। ठीक है, इसके अलावा जो है सो एक था जेम्स मिल वाला, है ना, जेम्स मिल, और उसने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदी में बोले तो ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है, और ये लिखा गया था। और इसी पुस्तक में जो है सो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के रूप में बांटा था। ठीक है, इसके अलावा एक ये पॉइंट था कि राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसे दी गई है? तो राजकुमार आर्थर को, और राजकुमार आर्थर कौन है? तो ये विक्टोरिया के तीसरे पुत्र हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये था कि 1782 में, कब? 1782 में जो है सो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे दिया था? रेनियल को। किसको? रेनियल को काम दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक बेसिक पॉइंट था, 2-4 पॉइंट इसमें बने हैं। और इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे जब अगले चैप्टर को, और अगला चैप्टर से जब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उसका जो है सो भारत में विस्तार देखेंगे, तो वहाँ से हमारा मेन पॉइंट जो है सो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। और हम इसी तरह से सबका ऑब्जेक्टिव हम आपको लिखवाते जाएंगे। आप वीडियो को रोककर ऑब्जेक्टिव तत्काल क्या करेंगे कि किसी पेपर पर लिख लेंगे और उसका संग्रह करेंगे। ठीक है, यही आपका धीरे धीरे जो है, जब हम देखेंगे कि पूरा किताब खत्म करेंगे तो आपके पास सैकड़ों ऑब्जेक्टिव होंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।